हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स टॉपिक डाल लीजिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आ रहा है ये चैप्टर और काफी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो मैंने कहा चलो करा दिया जाए। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है कि दोनों डायरेक्शन से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे रहेगा। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, राइट। माना ये मार्कर है, 5 न्यूटन मैंने फोर्स इधर से लगाया, 5 न्यूटन इधर से लगाया, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। एक इधर को लग रहा है और टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लग रहा है, एक टुवर्ड्स राइट। तो इस ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही एज इट इज रहेगा। तो इस टाइप के फोर्सेस को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो यहां मैं the two equal and opposite forces, these are the two equal and opposite forces acts on an object। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर दो इक्वल और अपोजिट आप फोर्सेस लगा दें, द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, इट विल रिमेन एज इट इज। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा। मान लो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स मैंने इधर से लगाया, 10 न्यूटन फोर्स मैंने इधर से लगाया। एफ नेट निकाल के चेक करो जरा। अगर ये 10 न्यूटन आप पॉजिटिव ले रहे हो, मान लो पॉजिटिव 10 न्यूटन फोर्स आपने लगाया, तो ये रिवर्स डायरेक्शन है, तो इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, -10 न्यूटन। अब दोनों को ऐड करिए, 10 माइनस 10 बिकम्स 0 न्यूटन। So these are the balanced forces. These are the balanced forces which do not allow the object to move. If the object is moving, it will keep on moving with a uniform speed. जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है उससे मूव करता रहेगा, अगर बैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो। और अगर रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा। मतलब बैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ठीक है, जैसा है वैसा रहेगा, राइट। तो ये था बैलेंस फोर्सेस। अगर मैं ऐसा ही अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर दूं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में यही है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस when two unequal forces act on any object, चाहे वो सेम डायरेक्शन में लगे चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है। when two unequal forces acts on an object, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप दो अनइक्वल फोर्स लगा रहे हैं, it is called unbalanced force। अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गए। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये ऑब्जेक्ट यही है मेरे पास ए, मैंने 10 न्यूटन फोर्स इधर से लगाया और 20 न्यूटन फोर्स मैंने टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन से लगाया। अब एफ नेट निकाल के देखूं जरा, इसका एफ नेट निकालिए, लेफ्ट साइड को मूव कर जाएगा, ये आपको दिख ही रहा है, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया है। अगर ये मैंने +10 न्यूटन लिया है तो प्लस, और वो माइनस मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है, तो 10 माइनस 20 बिकम्स -10 न्यूटन फोर्स। इसका मतलब जो -10 न्यूटन फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस का माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा काम है, किसके अंदर, न्यूटन के लॉज के अंदर अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में हमने स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये समझना इसलिए जरूरत है बिकॉज इसके ऐसे लिखवाने की कोई मुझे इंपॉर्टेंस थी नहीं, बट फिर भी आप लिख लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं न्यूटन के लॉ पे, फिर पता चलेगा आपको ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं रिमूव करता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप क्या करें, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। मतलब अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है अगर आप अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं। और अगर आप अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं वॉल को मूव करा रहा हूं मैं अनबैलेंस फोर्स लगा के, तो नहीं होगा। आप देखो, सबसे पहले यहां पर टॉपिक डाल लीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ऐसे लिख देता हूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इसको कहा जाता है, और लिख लो, और लॉ ऑफ इनर्शिया, और लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया वर्ड का भी यहां पर
टॉपिक आया इनर्शिया क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। क्या है इनर्शिया? समझ में आया कुछ? नहीं पता चला होगा ना। एक काम करो, पहले डेफिनेशन लिखो न्यूटन फर्स्ट लॉ की, फिर बताऊंगा कौन बने। मैं आपको बताऊंगा इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, ठीक है? पता करते हैं उसके बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट any object will remain or remains in its state of a rest, states that any object remains in the state of rest, or of motion या यूनिफॉर्म मोशन, जिस मोशन से वो चल रहा है, मैं चलो यूनिफॉर्म लिख देता हूं, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन unless an unbalanced external force, unless an unbalanced external force, समझाता हूं, लिख लो, external force acts on it। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पे या वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा तब तक जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम ना करे। बैलेंस फोर्स नहीं लगाना। अगर मान लो ये 10 किलो का मेरे पास कोई चीज है, 10 kg का कोई है, मान लो ब्रिक है, कुछ है, अब इसके ऊपर मैंने अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया। अनबैलेंस्ड मैंने बोला सेम डायरेक्शन में लगा दो, चाहे मान लो 20 न्यूटन मैंने इधर फोर्स लगा दिया और आगे से भी 20 न्यूटन मैंने इधर फोर्स लगा दिया, तो दीज टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट? दी अनइक्वल फोर्स लगा दो, चाहे नो प्रॉब्लम 10 न्यूटन कर लो एज ए डेफिनेशन की तरह। तो दोनों ये ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पे तब तक रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम ना करे, ठीक है? यही न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि an object will remain at its rest position unless an external unbalanced force acts on it। unbalanced क्या होता है? unbalanced मतलब जो इसको मूव करा देगा, इस ऑब्जेक्ट को। अगर रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे है तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये रेस्ट पे था, अब जैसे ही आपने यहाँ पर 20 न्यूटन इधर से लगाया, 10 न्यूटन इधर से, अनबैलेंस्ड फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया। तो दीज टाइप ऑफ फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है? बैलेंस नहीं लगाना। बैलेंस का मतलब 10 न्यूटन आपने इधर से, 20 न्यूटन इधर से, 20 न्यूटन इधर से, अगर ऐसे आपने लगा दिया तो ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है? तो अनबैलेंस्ड फोर्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो मूव करना स्टार्ट कर देगा, अगर वो मोशन में है। अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाए, मान लो कोई बाइसाइकिल चला रहा है, ठीक है? आपका फ्रेंड कोई बाइसाइकिल चला रहा है, आपने क्या किया, आपने जाके बाइसाइकिल को पकड़ लिया ऐसे करके पीछे से, तो आपने अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट कर दिया। अपनी साइड को आपने मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ठीक है? तो क्या होगा, बाइसाइकिल रुक जाएगी। तो बाइसाइकिल रुक गई, इसका मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स आपने लगाया, इसलिए वो मोशन में, अदरवाइज मोशन में रहती बाइसाइकिल। जैसे आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया तो बाइसाइकिल स्टॉप हो गई। यही न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि कोई भी चीज है अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम ना करे। बात समझ गए? तो ये है न्यूटन का पहला लॉ, ठीक है? इसको आप लिख लीजिए। अब एक चीज और कि लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया की बात भी आई थी ना। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब किसी बॉडी की टेंडेंसी है कि वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे तो रेस्ट पोजीशन में बॉडी रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में तो वो मोशन में रहना चाहेगी, ठीक है? ये हर एक बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया वैसे मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज्यादा ना तो उसको हिलाना मुश्किल हो जाएगा। मान लो किसी टेबल का मास ज्यादा है तो आप उसको हिला रहे हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है? मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है, मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहता है टेबल। इट हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है? जिसका मास टेबल का कम है उसका इनर्शिया कम होता है। तो इनर्शिया बेसिकली डिपेंड करता है मास के ऊपर, ठीक है? तो इस लॉ के अंदर इनर्शिया का रोल भी है। इनर्शिया का मतलब क्या रोल है? मान लो ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी या बस चल रही है, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, ठीक है? अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं कर रहा क्या यहाँ पर? न्यूटन के पहले ही नियम की तरह
अनबैलेंस फोर्स। जैसे ड्राइवर ब्रेक ब्रेक लगाई, आप आगे को शिफ्ट हो गए, इसका मतलब देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन दैट। न्यूटन का लॉ आ गया उसके अंदर। तो अनबैलेंस, आप तो तब तक ऐसे थे बैठे हुए बस के अंदर, जैसे ही ब्रेक लगी तो आप आगे हो गए, इसका मतलब देयर इज अनबैलेंस, देयर इज सम अनबैलेंस्ड फोर्स दैट एक्ट्स ऑन योर बॉडी, राइट। इट इज ड्यू टू द इनर्शिया एक्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। वो इनर्शिया की बात पढ़ेंगे अभी। इनर्शिया 3 तरह का होता है, ठीक है। तो इसके बारे में इनर्शिया की डिटेल स्टडी करनी है, ये काम करते हैं, मैं इसको करता हूँ रिमूव, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इनर्शिया के टॉपिक में मैं बताता हूँ कि लॉ ऑफ इनर्शिया इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। रिमूव करते हैं पहले। आप देखो, पहले इनर्शिया लिखता हूं, फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोला जाता है, इस फर्स्ट लॉ को, तो सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो टॉपिक डालिए इनर्शिया। इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी, इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, to resist any change in its state of rest, or of uniform motion, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया की नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो मूव भी होता रहना चाहेगा, मतलब उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है इनर्शिया की, ठीक है। सॉरी, इनर्शिया की नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की विच रेजिस्ट टू एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो कैसे इनर्शिया बेसिकली स्टूडेंट्स 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है इनर्शिया एट रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और नॉट ऑफ मोशन, लिख लो पहले इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 तरह के इनर्शिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल क्या बनेगा? व्हेन अ बस स्टार्ट्स टू मूव, जब बस मूव करना शुरू करती है, फिर कार मूव कर रहा है, कोई भी चीज मूव करना शुरू करती है, तो हम वी फॉल बैकवर्ड, फाइन, हम पीछे को मूव करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा होता है उस वक्त, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल उसमें आ जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल भी मैं दूंगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल भी दूंगा। तो 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स करते हैं। आप एक काम करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, 1 बाय 1 करते हैं। इनर्शिया एट रेस्ट, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन, फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तीनों टाइप के इनर्शिया पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया, नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी बॉडी की जो उसको रेजिस्ट करती है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, रेजिस्ट करती है, मना करती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पढ़ते हैं इनर्शिया एट रेस्ट, ठीक है। एज अ क्वेश्चन कर लें तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन कर लें तो आपको बता देता हूं। व्हेन बस स्टार्ट्स टू मूव वी फॉल बैकवर्ड, वी फॉल बैकवर्ड। व्हाई? जब बस मूव करना शुरू करती है तो हम पीछे को मूव कर जाते हैं, वी फॉल बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे बस ने मूव किया तो हम लोग एकदम बैक साइड को हो गए, ठीक है। ब्रेक नहीं लगाई, बस अभी मूव करना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा बॉडी हमारी बैक को शिफ्ट हो गई। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज when the bus starts to move our lower body part is in contact with the floor of the bus। मान लो ये बस का फ्लोर है, ये फ्लोर ऑफ बस है, ये हमारी बॉडी है, मान लो ऐसे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे बैठे हुए हैं। तो ये जो लोअर बॉडी पार्ट है ये बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, जो नीचे वाला हिस्सा है जो हमारे पांव है वो बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है। जैसे बस ने मूव करना शुरू किया, इट स्टार्ट्स टू मूव अलोंग विद द बस, आवर लोअर बॉडी पार्ट्स starts to move along with the bus,
बट द अपर पार्ट स्टिल रिमेन एट रेस्ट, लेकिन ऊपर वाला पार्ट रेस्ट पे है ड्यू टू द इनर्शिया एट रेस्ट, इसलिए हम पीछे को मूव करके। फिर दोबारा सुनो, बिकॉज हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट होता है वो बस के फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। जैसे बस ने मूव करना शुरू किया, उसने भी मूव करना शुरू कर दिया हमारे लोअर बॉडी पार्ट ने। बट जो अपर बॉडी पार्ट है, जो हमारा सिर है ना, ये वाला बॉडी पार्ट, ये क्या है, जो अपर बॉडी पार्ट है वो स्टिल रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट भी रहता है ड्यू टू द इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इसलिए वी मूव बैकवर्ड। तो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहा जाता है बिकॉज अनबैलेंस्ड फोर्स भी तो काम कर रहे हैं यहाँ पर, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तभी तो हमारी बॉडी मूव कर रही है ना बैक साइड को। तो इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसे लिखवा देता हूं। When bus starts to move, we fall backward. तो इसको पूरा ना लिख के मैं इस लगा, it is because when bus starts to move, our lower body part is in contact with the floor of the bus. Our lower body part, which is in contact with the floor of the bus, also move, but the upper body part still remains at rest due to the inertia of rest, या inertia at rest की वजह से, and we fall back, and therefore we fall back, हम पीछे की तरफ फॉल कर जाते हैं, वी फॉल बैकवर्ड ऐसे करके, ठीक है। जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, बस की फ्लोर जैसे बस चली हमारा लोअर बॉडी पार्ट भी चलना शुरू कर दिया, मोशन में आ गया, बट अपर पार्ट रेस्ट पे रहा ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसकी वजह से हम बैकवर्ड को फॉल कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, when we shake tree, some of the leaves fall, why? जब बस शेक करती है, जब ट्री को शेक किया जाता है तो कुछ पत्तियां गिर जाती हैं, सारी नहीं गिरती, क्यों ऐसा होता है? Because when we shake the tree, the branches of the tree comes in motion, है ना? The leaves, most of the leaves also comes in motion with the branch. या when we shake branch लिख दो ना, when we shake the tree को क्या शेक करोगे? When we shake branch, ठीक है? ब्रांच ऑफ ट्री लिख देना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ब्रांच ऑफ ट्री, जब ट्री की ब्रांच को हमने शेक किया तो कुछ लीव्स जो हैं वो गिर जाती हैं, क्यों? व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ द ट्री, मोस्ट ऑफ द लीव्स कम्स इन मोशन अलोंग विद द ब्रांच, जैसे ब्रांच को हिलाया तो जो लीव्स मोशन में आ गई वो तो बच जाएंगी, बट सम ऑफ द लीव्स रिमेन्स एट रेस्ट, स्टिल रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट पे रह जाती हैं, तो वो नीचे गिर जाती हैं। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? फिर दोबारा सुन लो, व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ द ट्री, मोस्ट ऑफ द लीव्स कम्स इन मोशन अलोंग विद द ब्रांच, वो ब्रांच के साथ ही मोशन में पत्तियां आ जाती हैं, लेकिन कुछ जो लीव्स होती हैं जो गिरती हैं, दे स्टिल रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया एट रेस्ट, इसलिए दे फॉल डाउन। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है। नहीं, ये भी बिकॉज से लिख देता हूं, पूरा लिखने का फायदा नहीं। इट इज because when we shake branch, most of the leaves comes in motion along with the branch,
most of the leaves comes in motion along with branch, but some of the leaves still remains at rest due to the inertia at rest. Due to the inertia of rest. And fall down. देखो दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, बच गए दिख रहा है आपको पूरा, ठीक है। तो एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलता हूं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एज अ क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का इनिशियल रेस्ट का लास्ट, कि when the carpet is beaten with a stick, the dust fall down. Why? Same reason. When the carpet is beaten with a stick, dust fall down. As a question, last question इसके ऊपर ऐसा कर लेते हैं, when a carpet is beaten with a stick, dust fall down. Why? Same reason. When we beat the carpet with a stick, the thread of the carpet comes in motion along with the carpet. कार्पेट को हमने ऐसे झाड़ा तो थ्रेड तो कार्पेट के साथ मोशन में आ गए, लेकिन the dust particles still remain at rest due to the inertia at rest. जो dust particle अब रेस्ट पे थे वो नीचे गिर गए। काम खत्म। It is because when carpet is beaten with a stick, the threads of carpet comes in motion along with the carpet, लिख दो जाए, along with carpet, but dust still remains at rest. Dust particles still remain at rest. Due to the inertia of rest. And fall down. और गिर जाते हैं। बात समझ में आ गई? और डस्ट गिर जाती है, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन था ये। इसके बाद चलते हैं इनर्शिया एट रेस्ट का फिनिश हो चुका है। अब करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, आपको भी याद हो जाएंगे सारे, ठीक है। मिटाता हूं मैं इसको। अब इनर्शिया यहाँ एट रेस्ट हटा दो, यहाँ खुद से लिख लो इनर्शिया ऑफ मोशन। लिखिए इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें क्या है, एज अ क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। व्हेन ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक, अब उल्टा, व्हेन अ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक वी मूव फॉरवर्ड। बाय वी मूव फॉरवर्ड। व्हाई? आंसर ये है, when driver applies a brake, the lower body part of our body is in contact with the floor of the bus. It also comes at a rest. जो हमारा lower body part है, मान लो ये floor of bus है, ये हमारा lower body part है, ये हम हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जैसे ब्रेक लग गई तो लोअर बॉडी पार्ट तो रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे आ गया,
बट ये मोशन में अभी भी जो अपर पार्ट है वो स्टिल रिमेन्स इन मोशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, इसकी वजह से वी मूव फॉरवर्ड। बस समझ गए, उल्टा जस्ट इनर्शिया एट रेस्ट का जस्ट अपोजिट। इट इज बिकॉज when brakes are applied, our lower body part comes at rest due to the inertia of rest. Not our lower body part comes at rest along with the bus, but upper part still remains in motion, due to the inertia of motion, and we move फॉरवर्ड। बात समझ में आ गई? ये इसलिए होता है जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में होता है, वो भी रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन अपर बॉडी पार्ट मोशन में रहता है, ठीक है, इसीलिए हम फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं, ठीक है। लास्ट इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूं, व्हाई लगेज इज टाइड ऑन कार्स रूफ और बस रूफ, ऑन कार्स और बसेस रूफ। जो लगेज होता है उसको हम ऊपर बांधते क्यों हैं, कार और बस के रूफ के ऊपर क्यों उसको टाइट करते हैं? इट इज सो बिकॉज व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड द बस विल स्टॉप बट द लगेज विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट्स व्हाई इट कैन फॉल डाउन, इट विल फॉल डाउन ऑब्वियसली। तो सेम रीजन, it is because when brakes are applied the bus comes at rest, but luggage still remains in motion due to the inertia of motion, and fall down। यहाँ कुछ मट गया, रिमेन्स इन मोशन, ठीक है। अभी काम करिए, हो गया, फिनिश हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं आगे, आप करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जांपल। तो इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ द मास, अलग से मैंने और उसका लिखवा दूंगा आपको, क्वेश्चन है। आप करो ये क्या तीसरा वाला, इनर्शिया एट डायरेक्शन का एग्जांपल भी कर लो, साथ में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल कर लो, एज अ क्वेश्चन हो गया ये भी। व्हेन बस टेक्स अ शार्प टर्न, when bus takes a sharp turn, we slip to one side, why?
जब बस एक शार्प टर्न लेती है तो हम एक साइड को स्लिप कर जाते हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। जैसे बस मूव करेगी, मान लो बस स्ट्रेट पाथ पे जा रही है तो आपकी बॉडी भी स्ट्रेट पाथ को डायरेक्शन ले रही है, लेकिन बस ने अचानक मूवमेंट कर लिया, मतलब मूव कर लिया, क्रॉस कर दिया ऐसे करके, ऐसे ऐसे की और ऐसे ऐसे मूव कर दिया, तो आपकी बॉडी पार्ट को पता सीधी डायरेक्शन है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो हमारी बॉडी पार्ट सीधी जाएगी। इस वजह से हम एक साइड को स्लिप कर जाते हैं, बिकॉज डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, इट इज बिकॉज our body moves in straight path due to inertia of direction. It is because when bus टेक कर्व्स, है ना, ऐसे यहां से थोड़ा सा लिख देता हूं, आ जाएगा इसमें। इट इज बिकॉज व्हेन बस कर्व्स आवर बॉडी, अब यहां लिख देना आवर बॉडी, ठीक है, थोड़ा सा आया नहीं। जब बस कर्व लेती है तो हमारी बॉडी मूव करती है स्ट्रेट पाथ के अंदर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड we slip to the one side, इसीलिए हम एक साइड को स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, इनर्शिया की तीनों चीजें खत्म हो गई। अब सिंपल अगर बात करूं कि दो ऑब्जेक्ट अगर लिया जाए, पूछा जाता है कि नंबर का क्वेश्चन, किसका इनर्शिया ज्यादा है, दो ऑब्जेक्ट ले लिए जाए तो इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ द मास। अलग से एक ऐसे लिख लो कि इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ द मास, इनर्शिया मास से मेजर किया जाता है। ठीक है, मानो मैंने कहा 1 रुपये कॉइन है मेरे पास, ठीक है, और है 5 रुपये कॉइन, किसका इनर्शिया ज्यादा है बताइए? इनर्शिया किसका ज्यादा है? जिसका मास ज्यादा है। तो 5 रुपए के कॉइन का, सिक्के का मास ज्यादा होता है, जानते ही। तो मोर इनर्शिया किसका होगा? 5 रुपये कॉइन का, तो 5 रुपये कॉइन का ज्यादा इनर्शिया है। ठीक है, अगर मैं पूछूं अ प्लास्टिक बॉल और लेदर बॉल, तो किसका मास ज्यादा है? उसी का इनर्शिया ज्यादा है, तो आप बोलेंगे लेदर बॉल का ज्यादा है, टिक कर दीजिए लेदर बॉल को। अगर बोलूं अ मूविंग ट्रेन और मूविंग बस, किसका इनर्शिया ज्यादा है? सीधी जा, जिसका मास ज्यादा है, मूविंग ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है। बात समझ गए? ये तो हुई इनर्शिया की बात। बाकी के क्वेश्चंस कुछ एनसीईआरटी के होंगे हमारे। तो अभी आज हमने कवर किया है क्या, बेसिकली न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, और उसमें से हमने इनर्शिया पढ़ा। इनर्शिया के भी 3 अपने टाइप्स हैं, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो इनर्शिया होता है वो नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की, जो रेजिस्ट करती है उसको अपनी चेंज ऑफ स्टेट ना हो, उसकी उस ऑब्जेक्ट की चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट करती है। अगर वो मोशन, तो मोशन में रहना चाहेगी इनर्शिया की वजह से। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहना चाहेगा इनर्शिया एट रेस्ट की वजह से। ठीक है, ये सारी कहानी है। और आप एक काम करिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और क्या आज क्लास ओवर कर लेते हैं, चलो यही पर ओवर कर लेते हैं क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ेंगे और उसको डिराइव भी करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मोमेंटम पढ़ेंगे। तो आज की पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो आज करते हैं ओवर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।